अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप जुड़ चुके हैं इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा आपको पता है कि इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसके पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी, या कपल वगैरह पढ़ा, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल ही हमने पढ़ा है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन्हीं टॉपिक्स को इकट्ठा करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज करेंगे। तो चलो यहां पर हम एक काम करते हैं कि हम एनसीईआरटी की 7.8 एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 7.8 स्क्रीन पे टाइप कीजिए, तो आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 7.8 जो है ये बोल रही है कि आपके पास एक मेटल बार है, उसकी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका चित्र बना लेता हूं। तो एक मेटल रॉड है या मेटल बार है, इसकी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर। वो सब चीजें मैं इधर लिखता हूं। तो सपोज इसकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। दिस इज द मेटल बार और इसका जो मास है वो 4 kg है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 4 kg। एम आई राइट? आगे चलिएगा। तो एम कैपिटल एम इज मास ऑफ द मेटल बार। तो उसके बाद ये कहा गया कि इट इज सपोर्टेड बाय द 2 नाइफ एजेस, यानी कि 2 नाइफ एजेस से इसको सपोर्ट किया गया, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट किया गया। तो वो 2 नाइफ एजेस कहां पे है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे नाइफ एज लगा हुआ है। तो वो ऊपर की तरफ सपोर्ट करेगा। चलो मैं ऐसे दिखाता हूं। तो चलो इसको लिखते हैं K1। K1 मीन्स नाइफ फर्स्ट। तो यहां पर भी दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 नाइफ एजेस सपोर्ट किए गए हैं। तो दिस इज नाइफ 2। तो अब बात यह है कि यहां से ये भी 10 सेंटीमीटर पे है, वहां से वो नाइफ एज भी कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर मैं ये सारी डिस्टेंसेस लिखूंगा। सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये वाला भी कहां पे है 10 सेंटीमीटर पे। आर यू गेटिंग मी? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और नाइफ एज लगी है। तो ये दोनों नाइफ एजेस इसको क्या कर रही है सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये 2 नाइफ एजेस यहां पर वर्टिकल रिएक्शन दे रही है। तो वो कितनी होगी वो आगे देखेंगे। और उसके बाद कहा गया है कि एक वेट सस्पेंड किया गया है 6 kg वेट। तो यहां पर मैं लिखता हूं, चलो उसको W से लिखेंगे। तो वो कितना है 6 kg वेट। 6 kg मीन्स मास। तो वेट जब बनाएंगे तो G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W वो 6 kg है, उसको वेट में कन्वर्ट करना है। तो 6 kg इंटू G, तो 6G बनेगा, 6G न्यूटन। समझ में आया मैंने क्या लिखा? 6 kg उसका मास है। ये बोल रहा है कि उसका जो वेट है वो 6 kg वेट है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि 6 kg उसका मास है, क्योंकि आपको पता है कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 6 kg है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो आप g का वैल्यू 10 ले सकते हैं। नो डाउट आप 9.8 ले सकते हैं, बट जब भी आपको एग्जांपल्स ये वगैरह करने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तब आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको 10 ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको 10 लिखूंगा तो ये बनेगा 60 न्यूटन। Am I right? तो दिस 60 न्यूटन इज द वेट जो सस्पेंड किया गया कहां पे एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से या यहां से या यहां से इस मेटल बार के एंड से, किसी भी एंड से आप 30 सेंटीमीटर पे एक इतना वेट सस्पेंड करिएगा। चलो उसको मैंने किस से डिनोट किया W से। तो ये 10 हो गया, ये 20 30, तो यहां पर ये सस्पेंड किया गया। चलो मैं इसको यहां पर लिखता हूं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज W एंड W इज इक्वल टू, वो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। समझ में आया? तो ये कितनी दूरी पे सस्पेंड किया गया? 1 एंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां से जाऊं इस पॉइंट तक,
जहां से इस वेट को सस्पेंड किया गया वो है 30 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका 30 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें यहां पर नोट करेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। ये जो यहां पर ये नाइफ एज है और यहां पर ये जो नाइफ एज है ऐसे, तो पता है कि वो कितनी रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें नहीं पता, चलो ये लिखते हैं, दिस इज द रिएक्शन फर्स्ट R1 एंड दिस इज द रिएक्शन 2। मतलब कि फोर्स, this reaction R1 and R2 are nothing. These are the forces exerted by the knife edges. Are you getting me? तो वही हमने निकालनी है। पर यहां पर यह कहा गया है कि ये जो मेटल रॉड है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका और ये होमोजीनियस है। तो उसका मतलब ये कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है होमोजीनियस है ना, या यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। तो आपको पता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अपने इससे पहले पढ़ा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी का वो पॉइंट कहलाता है जहां पर एक बॉडी का पूरा वेट ऐसा लगे कि वो इसी पॉइंट पे लग रहा है। तो इस आपको पता है कि यहां पर इसने कहा कि ये जो मेटल रॉड है इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इज होमोजीनियस। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी कि जहां पर इस पूरी रॉड का वेट लगेगा, इस पूरी रॉड का मास कितना है 4 kg, तो इस पूरी का वेट जो है, चलो उसको W1 से लिखते हैं। W इज द वेट सस्पेंडेड, वो तो हमें पता है। अब इसका भी अपना वेट है, किसका, इस रॉड का, तो वो वेट लिखेंगे। सपोज दैट इज W1, तो W1 क्या मैं मानता हूं, इट इज द वेट ऑफ द मेटल रॉड। तो मेटल रॉड या मेटल बार का वेट कितना होगा, mg। आर यू गेटिंग मी? तो m इज द मास ऑफ द रॉड एंड इट इज 4 kg इंटू g तो मैं अपनी सिंपलीफिकेशन के लिए 10 लेता हूं, तो वो बनेगा 10 एंड इट विल बी 40 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ये जो मेटल रॉड है ये, चलो मैं इसका नाम देता हूं AB, इधर मैं नाम देता हूं AB। चलो ये जो AB है इट इज द मेटल रॉड, तो इसका जो वेट है वो कितना है 40 न्यूटन। आपको पता है वो वेट कहां पे लगेगा, नो डाउट ये पार्टिकल्स की बनी है तो हर जगह हर किसी पार्टिकल का मास है तो वो वेट नीचे की तरफ लगेगा। बट आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इन सारे मासेस जिनकी ये बॉडी बनी है उनका वेट लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, यहां पर ये कहा जाता है कि इट इज यूनिफॉर्म, इट इज गोइंग टू हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट इज होमोजीनियस। तो इस पॉइंट से हमें यह पता चला कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहां पे होगा, जहां पर इसका अपना जियोमेट्रिक सेंटर होगा, क्योंकि तब जाके हम ये कह सकते हैं। तो इसका सेंटर कहां पे होगा, सर अगर इसकी 70 सेंटीमीटर लेंथ है तो 35 सेंटीमीटर हो गया 70 सेंटीमीटर का आधा। तो यहां पर तो आपको पता है कि दिस इज 30 सेंटीमीटर, तो ये होगा 35 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट। चलो मैं इसको G लेता हूं, तो ये जो G है यहां पर मैं देता हूं आपको, ये G कितनी दूरी पे है, 35 सेंटीमीटर की दूरी पे। वहां से भी कितनी दूरी पे है, ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पे, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड एंड द रॉड इज हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब कि इसी G पे इसका वेट लगेगा, किसका, इस मेटल बार का वेट। तो ये G कौन सा पॉइंट कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर इस पूरी रॉड का वेट लगेगा। चलो मैं वो यहां पर दिखाता हूं, तो वो क्या है, वो है W1, क्योंकि मैंने W1 बोला कि इट इज द वेट ऑफ द मेटल रॉड और मेटल बार। तो W1 कितना है, W1 आपको 40 न्यूटन है। तो इसका मतलब कि ये बेचारा भी हमें पता है, ये W1 भी पता है, ये वेट कहां पे सस्पेंड किया वो भी पता है। आर यू गेटिंग मी? तो अब हम यहां पर नाम देंगे। अब हमने ये R1 और R2 निकालना है, क्योंकि ये यहां पर रिएक्शन सपोर्ट करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ये नाइफ दो जो यहां पर है K1 और K2, यही रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगी, वही R1 और R2 हमने निकालनी है। यहां चलो अब हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इस पॉइंट के मुताबिक ये पूरी की पूरी मेटल रॉड किस में होगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मतलब इस पे नेट फोर्स
बी जीरो होगा और नेट टार्क अबाउट जी के अबाउट पूरा जो टार्क होगा वो जीरो के बराबर होगा। इन दोनों सिचुएशंस को यूज करके, इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज करके हम सारी रिएक्शन निकाल सकते हैं। कुछ भी निकालना होगा तो वो हम निकाल सकते हैं, मगर ओनली वन थिंग इज दिस दैट you have to understand that this is in mechanical equilibrium, क्योंकि G is the center of gravity। ये मेटल रॉड जो है ये यहाँ पे अब सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब कि इट इज इन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये रोटेट नहीं हो रही है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो उसके लिए आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा। तो आपको पता है कि हम कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, तो फॉर आवर कन्वीनियंस हम जी पॉइंट लेंगे, क्योंकि जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये जो जी है इट विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको ये पता है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, इट विल बी एट द मिड पॉइंट। आर्गनी में वो समझ में आ गया होगा आपको। चलो यहां पर हम इनका भी नाम देते हैं, ये ए है, ये बी, ये जी। चलो इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। आर्गनी में मैंने सबों के नाम दे दिए, ए सी, सब चीजें आपको पता होगी कि कौन सी डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि पूरा लिखा है ऊपर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पूरा किस में है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। आर्गेडिंग में तो इसका मतलब कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, क्योंकि यहां पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने नोट करी होगी। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो फॉर हमें पता है कि ये किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो पहले कौन सा इक्विलिब्रियम हम लेते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पता ये क्या रिक्विजिट है, क्या कंडीशन है, वो ये कि नेट फोर्स जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा, तो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वो नेट फोर्स जीरो के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो के बराबर होना चाहिए। आर्गेनिक में, क्योंकि यही कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो नेट फोर्स आपको पता है कि यहां पर हम वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स लेंगे। हाँ, ये चीज याद रखना कि जब भी आप ये चीज लेंगे तो ये देखना हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन ले रहे हैं कि वर्टिकल वाली डायरेक्शन ले रहे हैं। तो जो ले रहे हैं तो उसी में वो सारे फोर्सेज लेना। ठीक है, तो यहां पर हम वर्टिकल फोर्सेज लेंगे, तो उनका नेट फोर्स, उनका नेट किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, बिकॉज द मेटल रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। आर्गेनिक में, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, स्टेबल है। आर्गेनिक में बहुत अच्छा। तो अब एफ नेट के बारे में तो मैंने आपको बोला है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको पॉजिटिव ले ले, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसको नेगेटिव ले ले। तो उनका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, क्योंकि जब तक एक वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने है तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूं कि जो ऊपर लगेगा पॉजिटिव ले ले, जो नीचे लगेगा वो नेगेटिव ले ले। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो नाइफ वन आपको रिएक्शन दे रहा है R1, ऊपर वाली डायरेक्शन में कि नीचे वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो R1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां चलते तो वेट जो सस्पेंड किया गया नीचे की ओर वो कितना है, W, नीचे की ओर है तो -W, क्योंकि यही फोर्सेस है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे। तो आगे चलेंगे तो ये है वेट किसका, इस मेटल रॉड का, क्योंकि वो हर जगह तो लगेगा पर एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पर हमें लगेगा कि ये पूरा वेट यहीं पे लग रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो जी है, तो यहां पर लगेगा वेट किधर की तरफ, नीचे की ओर, एंड इट इज -W1, तो इसको -W1 लिखेंगे। एम आई राइट? तो आगे चलिएगा, तो यहां पहुंच गए तो नाइफ सेकंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, R2 नाम रखा है हमने, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में देगा तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो +R2 आ जाएगा। और कोई फोर्स लग रहा है इस वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि दिस इज द नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो R1 आपको तो पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप रिएक्शन निकालिएगा, R1 एंड R2 निकालना है। तो R1 एंड R2 आर अननोन फॉर वी पीपल, ये हमें अननोन है, यही हमने नोट
कानून करने हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए? 2। तो अभी तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब कि इसके बाद एक और इक्वेशन चाहिएगा। तो वो तो आपको पता चलेगा कि वो कहां से निकलेगी। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आई, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से आ जाएगी। आर गेटिंग मी? दीज आर द स्ट्रेटजी जो आपने यूज करनी पड़ेगी। तो R1 हमें नहीं पता तो R1 ही लिखेंगे। तो W कितना है आपको पता है कि दैट इज 60 न्यूटन। इट इज द वेट सस्पेंडेड एट अ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑन द मेटल बार। आर गेटिंग मी? तो R1 माइनस W कितना है? W है 60 न्यूटन। कोई अब फिर से -60 ना लिखे क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि इट इज नेगेटिव। तो 60 न्यूटन। आर गेटिंग मी? नो डाउट आपकी एनसीईआरटी ने 9.8 लिया है, तो मैंने बोला कि हम सिंपलीफिकेशन के लिए 10 ले सकते हैं 9.8 को, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 60 न्यूटन माइनस W1 इज द वेट ऑफ द होल मेटल बार, तो वो कितना है? 40 न्यूटन। नीचे की ओर तो -40 न्यूटन। तो प्लस R2 तो पता नहीं है, यही मालूम करना है, तो R2 ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता चलेगा -60 -40 हो गया -100, इधर चले इधर आके +100 बन जाएगा। तो यहां से हमें इक्वेशन क्या बनेगी? R1 प्लस R2। आर गेटिंग मी? तो ये हो गया -100 इधर, तो उधर +100। आर गेटिंग मी? तो एक इक्वेशन आपके सामने ले लीजिएगा। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर। ये इक्वेशन है आपके सामने। अगर आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चलेगा। बट यहां पर आपको पता है कि कितने अननोन्स हैं? 2 अननोन्स। तो एक इक्वेशन आपके सामने हाजिर है, तो दूसरी इक्वेशन भी लानी पड़ेगी, क्योंकि 2 अननोन्स के लिए आपको कम से कम कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए? 2। तो यहां पर एक है, तो दूसरी इक्वेशन लेके आइए। तो वो कहां से लाएंगे? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे? हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये रोटेट भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी 0। तो आप यहां पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मगर मैं अपनी सिंपलीफिकेशन के लिए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा? वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो मैं इसको एनसर्कल करता हूं। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बहुत सारी बुक्स लेंगे तो वहां पर वो अलग अलग पॉइंट पे भी निकालेंगे, तो आप परेशान मत रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो अब आपकी मर्जी, आप कौन सा पॉइंट लेते हैं। तो चलो, मुझे पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट की भी डेफिनेशन यही होती है कि उसके अबाउट नेट वेट्स या ग्रेविटेशनल फोर्सेस का टॉर्क जो होता है, मोमेंट जो होता है, वो 0 होता है। तो हम वही लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया? G पॉइंट। ठीक है, तो आगे चलेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा, वीडियो को पास करके ये सब चीजें उतार ले। तो मगर मैं इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करने के लिए तो मैं इसको नोट कर लेता हूं। R1 प्लस R2 इक्वेशन जो आई वो किसके बराबर आई? 100 के बराबर। ये हमें यहां से इक्वेशन मिली, आगे काम आ जाएगा, तो वहां पर यूज करेंगे इसको। चलो, अब हमें पता है कि यहां पर 2 अननोन्स है, तो अब हम एक और इक्विलिब्रियम यहां पर कंसीडर करेंगे। कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, रोटेट नहीं कर रही है। तो जब रोटेट नहीं कर रही है तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो यहां पर मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूं? यहां पर मैं ले रहा हूं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बताइए नेट टॉर्क क्या होगा? 0। बट याद रखना, नेट टॉर्क नहीं होता, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट या अबाउट एनी एक्सिस, क्योंकि टॉर्क किसी के इर्द गिर्द होता है। तो दैट इज व्हाई ये बोलना यहां पर लाजमी बनता है कि किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं। तो यहां पर किसी भी पॉइंट, ए पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट, ई पॉइंट के अबाउट, जी डी बी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे वो 0 होगा। तो मैं कौन सा ले रहा हूं? मैं जी पॉइंट ले रहा हूं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क अबाउट कोई भी पॉइंट ले ले, तो मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूं? G, क्योंकि G के इर्द गिर्द जो नेट टॉर्क होगा, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम यही बात कह रहा है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि नेट टॉर्क इज 0, नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस या नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0। और मी ये चीज
जरूरी है कि किस पॉइंट को आप रेफरेंस ले रहे हैं, किस पॉइंट के इर्द गिर्द आप मोमेंट निकाल रहे हैं। आर गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। नेट टॉर्क, तो उसके लिए आपको पता है कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे। उसके लिए मैंने तो साइन कन्वेंशन बता दिया कि ये कैसे आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा। बट आप बोलेंगे सर यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलो इस जी के अबाउट हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। आर यू गेटिंग मी? तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जी के अबाउट। तो अगर होगा कुछ तो वो टॉर्क होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे, तो उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। चलो, तो 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, तो 4 फोर्स लग रहे हैं तो 4 टॉर्क्स आ जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? तो इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क। आर यू गेटिंग मी? तो सभी टॉर्क्स का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए, मगर किसके अबाउट, जी के अबाउट। आर यू गेटिंग मी? तो चलो हम पहले ये वाला फोर्स लेते हैं R1। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क के लिए मैं आपको बता दूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज याद रखिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने क्या करना पड़ता है, टॉर्क के लिए जो भी फोर्स होगा, जिस फोर्स का हमने टॉर्क निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस फोर्स पे लाइन ऑफ एक्शन डालिएगा और फिर देखिए लाइन ऑफ एक्शन कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो पहले हम इस R1 का टॉर्क निकालेंगे। तो R1 इस डायरेक्शन में लग रहा, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन पहले निकाल डालिएगा, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द R1। अब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन ऑफ एक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए उस पॉइंट तक जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो दैट इज दिस वन। एम आई राइट? तो इसका मतलब कि यस, देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन ड्यू टू R1 अबाउट द पॉइंट G, है कि नहीं है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो वो क्या है, वो है CG। यहां पर देखिएगा CG। तो पहला, तो फोर्स कितना है इसका, फोर्स है R1, तो R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, CG। अभी मैं लिखता हूं CG की, क्योंकि बाद में इनका वैल्यू देंगे CG। अब मसला ये कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट G, क्योंकि G के अबाउट हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर E के अबाउट लेंगे तो फिर E के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर C के अबाउट लेंगे तो फिर C के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, आपकी मर्जी। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। चलो अब ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, CG, तो वो निकालेंगे बाद में वो कितना है, तो CG है, तो फोर्स भी है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये इसको कैसे रोटेट करेगा, ऐसे। अरे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये इसको रोटेट कैसे करेगा, ऐसे। अरे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आपको पता है कि दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर यू गेटिंग मी? एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। ये मैं सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं कि बस ये देखना कि रॉड कैसे घूमेगी, बस क्लॉकवाइज घूमेगी तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पॉजिटिव। आर यू गेटिंग मी? चलो आगे चलते हैं। हो गया इसका टॉर्क। अब इस वेट का जो सस्पेंड किया गया इसका टॉर्क निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डालनी पड़ेगी। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट सस्पेंडेड। आर यू गेटिंग मी? तो इसका फोर्स कितना है, W, तो W लिखेंगे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हैं वो है G, तो ये वाली होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन से, वो ये है, वो कितनी है, EG। बाद में इसका वैल्यू देंगे EG। अब मुझे ये बताइए ये कैसे रोटेट करेगा इसको, तो ये ऐसे है, यहां पर रॉड इस G के अबाउट देखना पड़ेगा, इधर की तरफ नहीं, G की तरफ। तो ये इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे रोटेट कर रहा है G के अबाउट, G को आप सेंटर मान लीजिए, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। विच डायरेक्शन इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते तो प्लस लिख लीजिएगा। आर यू गेटिंग मी? नो नीड टू यूज द राइट हैंड थंब रूल, जल्दी इधर ही आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बट मैं यहां पर आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं। बस देखिएगा कि उस G के अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा, उस G के अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रेस्पेक्टिव लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया ये भी। अब कौन सा आ गया, अब ये भी आ गया। अब W1 आ जाएगा, वेट, तो वेट इसी के थ्रू जा रहा है, तो वेट की लाइन ऑफ एक्शन डालिएगा और इसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालिएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन डाली तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से, अरे सर वो पॉइंट इसी पे है,
तो नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट, है कि नहीं, वेट ऑफ द मेटल रॉड, वो इसी पॉइंट से जा रहा है, जी पॉइंट क्या हो, तो मतलब कि जी पॉइंट कितना दूर है इस लाइन ऑफ एक्शन से, कुछ नहीं, तो देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू द वेट W1। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद टॉर्क नहीं आएगा, इसका टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे चलते, इसका टॉर्क नहीं आ जाएगा। चलो यहां चलते, अब ये वाला है, तो यहां पर नाइफ सेकंड रिएक्शन दे रहा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालेगा, क्योंकि टॉर्क को निकालने के लिए हम पहले रिएक्शन निकालते हैं, हम पहले लाइन ऑफ एक्शन डालते हैं। मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं, आप बाद में इसको तेज कर सकते हैं। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, उस पॉइंट से जिस पॉइंट को आपने लिया वो है जी पॉइंट, ये तो ये वाली डिस्टेंस, तो वो होगी जी डी। हाँ, देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयर इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो टॉर्क होगा, तो फोर्स कितना है, R2। आर गेटिंग मी? तो फोर्स है R2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस जी पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हैं, वो है GD, तो वो है GD। अब मसला है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये G है आपका पॉइंट, इसके अबाउट ये रोटेट होगा, तो R2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन, हो रहा है ना ऐसे, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो बस 4 फोर्सेस है, तो 3 फोर्सेस का टॉर्क आ गया, एक का नहीं आया था, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट के थ्रू जा रही थी, देयर वाज नो एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो नो टॉर्क, तो इट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर वैल्यू लिख लीजिएगा, तो -R1 हमें पता है कि R1 नहीं पता, CG हाउ मच इज CG यहां से यहां तक, ठीक है, बट आपको पता है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 35 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक 35 सेंटीमीटर है, मगर मुझे ये चाहिए, तो इसका मतलब कि ये माइनस करना पड़ेगा, तो CG किसके बराबर होगा, CG होगा AG minus AC। How much is AG? AG is 35 सेंटीमीटर। How much is AC? 10 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर को जब -10 करेंगे we will get this thing। तो 35 minus 10 25, तो इसका मतलब कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो मैं सेंटीमीटर में नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा सिस्टम फॉलो करता हूं क्योंकि बाद में आसानी हो जाती है आंसर लिखने में। तो 25 सेंटीमीटर है, तो वो होगा 0.25 मीटर, क्योंकि सारे फोर्सेस न्यूटन में है तो डिस्टेंसेस भी मीटर में लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.25। आर गेटिंग मी? तो ये समझ में आया, ये 25 सेंटीमीटर कैसे, ये 35 है यहां तक और ये 10 है, तो ये बचा 25 सेंटीमीटर। आर गेटिंग मी? आगे चलते हैं, प्लस W कितना है, W इट इज 60 न्यूटन, तो 60 लिख लीजिएगा, इंटू EG ये डिस्टेंस कितनी है। आर गेटिंग मी? आपको पता है कि ये अभी तक हमें, या ये यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक जो है 35 है, तो यहां से यहां तक E तक कितना है, E तक है 30, तो ये 35 है, यहां से यहां तक 35 है, AG 35 है और AE कितना है, AE 30 है, तो इसका मतलब कि ये वाली EG जो है वो 35 माइनस 30 होगा, तो 35 माइनस 30 हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये EG बनेगा 5 सेंटीमीटर, वो हो गया 0.05। आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यू विल गेट कन्वर्टेड इट इनटू मीटर्स, तो 5 सेंटीमीटर हो गए 0.05 प्लस R2 नहीं पता। नाउ GD, हाउ मच इज GD यहां से यहां तक है, तो देखिएगा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 35 सेंटीमीटर है, तो ये 10 है, तो 35 माइनस 10 हो गया 25, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, तो वो हो गया 0.25। एंड आप इसको यूज करिएगा, इसको इवैल्यूएट करिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये -R1 0.25 निकलेगा, तो प्लस 65 और 30, तो ये 300 बनेगा। आर गेटिंग मी? तो डिवाइड बाय हो जाएगा 100, तो ये 3 ही बन जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस ये बनेगा 0.25 R2। आर गेटिंग मी? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका -R1 0.25 हो गया 1/4, मैं सिंपल कैलकुलेट कर रहा हूं इसको, प्लस ये बन जाएगा R2 इंटू 0.25 हो गया 1/4। आर गेटिंग मी? ये उधर जाके -3 बन जाएगा। आर गेटिंग मी? सिंपल कैलकुलेशन है।
तो यहां से माइनस कॉमन करेंगे, इसको काटेंगे यहां पर, तो जब माइनस कॉमन करेंगे ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो ये क्या बनेगा R1, ये माइनस बनेगा माइनस R2, इधर भी 1/4 है तो यहां बनेगा 3। आर गेटिंग मी? क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने माइनस कॉमन किया, वो इधर जाके इस माइनस को काटेगा, ये प्लस बन गया, तो ये भी प्लस है, ये अब माइनस बन गया। अब मसला है कि इधर भी 1/4 है, इधर भी 1/4 है, तो 1/4 को कॉमन करिएगा, तो 1/4 है यानी कि डिवाइड बाय 4 है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 12। तो R1 माइनस R2 आपको कितना आ गया? 12। आर गेटिंग मी? तो आपके सामने एक और इक्वेशन आ गई। तो इससे पहले आपके पास कौन सी वाली इक्वेशन थी? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100। तो दोनों इक्वेशंस को यूज करेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। तो पहले इनको क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू वी गेट? हमें क्या मिलेगा? तो इन दोनों को आप ऐड करिएगा, तो R1 प्लस R1, क्योंकि अब आपके सामने दो वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो 10th में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपकी मर्जी। तो यहां पर हम जल्दी जल्दी, ये R1 है तो ट्वाइस R1 हो गया, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो माइनस R2 प्लस R2 गया, तो 100 प्लस 12 तो 112। आर गेटिंग मी? तो R1 आपको पता चलेगा 112 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 2 5 are 10, 2 6 are 12। तो इसका मतलब कि R1 की जो रिएक्शन है, जो नाइफ 1 आपको यहां पर रिएक्शन देगा, यानी कि सपोर्ट करेगा, कितना फोर्स वो प्रोवाइड करेगा? 56 न्यूटन। नो डाउट एनसीईआरटी में थोड़ा इसके करीब होगा, क्योंकि वहां पर उसने 9.8 लिया जी का वैल्यू, मैंने 10 का वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो आगे चलते, तो R1 पता चल गया, तो R2 यहां से पता चलेगा, देयरफॉर R2 किसके बराबर होगा? R2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस R1, तो 100 माइनस R1 कितना निकला? 56। तो 100 माइनस 56 कितना हो गया? 10 माइनस 6 हो गया 4, एंड 9 माइनस 5 हो गया 4। तो इसका मतलब कि ये आपको निकलेगा 44 न्यूटन। तो इसका मतलब कि दोनों रिएक्शंस हमें पता चली। तो यहां पर आपको पता है कि मैंने क्या चीज यूज किया, मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लिया और मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस पे। तो ओवरऑल जो करना है वो यही करना है आपने। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बस डिस्टेंस निकालिएगा, तो मोमेंट वाली इक्वेशन ये है, मतलब कि यू कैन सी अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। बट अब आपकी मर्जी, सारे न्यूमेरिकल तो नहीं ना दिखाएंगे, तो एक न्यूमेरिकल दिखाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि सर क्या कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर इस पे 1000 न्यूमेरिकल दिखाइए, तो वैसे तो आपको पता है कि इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो एक न्यूमेरिकल में आपको पता चला कि इस पे क्या स्ट्रेटजी लग रही है, तो आप यही स्ट्रेटजी और किसी इस प्रकार की जो भी न्यूमेरिकल है उन पे यूज करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।